एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ना, ठीक है चलो। तो लेट्स कंटिन्यू विथ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने मेन 3 फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, चौथा तो एक सप्लीमेंट्री है। पहला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, दूसरा क्या था वॉल्यूम अपॉन, एंड फोर्थ क्या था एन अपॉन एन, बराबर है। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन मोल? वन मोल कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? And one mole is defined for, it can be defined for atoms, it can be defined for molecules, it can be defined for ions or electron, protons or neutrons. याद है ये? Okay. What is the definition of molar mass? Mass of one mole of substance. बराबर. What is the definition of 22.4? Volume of one mole of gas at STP. याद है ये? तो एक मोल गैस का वॉल्यूम रहता है 22.4, एक मोल का मास रहता है, एक मोल का मास रहता है मोलार मास। समझ में आ रहा है? एंड Na इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस, बराबर है। एंड एवोगाड्रोस नंबर कितना रहता है 6.022 into 10⁻23। समझ में आ रहा है? तो 3 फॉर्मूलाज है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, सेकंड वन इज V अपॉन 22.4 एंड N अपॉन Na, and last formula which we haven't used yet is N is equal to PV by RT। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अब लास्ट टाइम हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। एटम्स के एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं, फर्स्ट ऑफ ऑल एटम रहते क्या है? तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, हीलियम ये एटम है, अगर मैं एग्जांपल लूँ नियॉन ये एटम है, आर्गन ये एटम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हो गए? एटम्स। समझ में आ रहा है? बट अगर एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, इसको एटम बोलोगे क्या? इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हो गया। समझ में आ रहा है? अगर मैं 2 हाइड्रोजन को कंबाइन कर दूँ, ये एटम है क्या? ये क्या हो गया? इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं CH4 की बात करूँ, ये एटम्स है क्या? बट अगर मैं बोलूँ इसके अंदर कितने एटम्स है, कितने एटम्स है? 5 एटम्स है, एक कार्बन और 4, तो ऐसे भी आ सकता है ना कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स है, तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। समझ में आ रहा है? ओके, इधर तो कोई दिक्कत। लास्ट टाइम हम लोगों ने एटम्स में और क्या पढ़ लिया था? एटम्स में हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले। पहले पढ़ने वाले हैं आर्म। आर्म का फुल फॉर्म क्या था? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, बराबर। AAM, AAM का यूनिट क्या था? AMU, वेरी नाइस, 1 AMU। फुल फॉर्म क्या रहता है AMU का? एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? 1.67 into 10⁻⁻27 kg। 1.67 can also be written as 5/3 into 10⁻⁻27 kg। समझ में आ रहा है कुछ? 5/3 क्यों? बिकॉज इसको अगर तुम लोग 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.6666, तो वो 67 हो जाता है राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड एज GAM, GAM। समझ में आ रहा है कुछ? अब ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ हाउ मच? 1 मोल। कितने का रहता है? 1 मोल। समझ में आ रहा है? एंड मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज मोलार मास। अब मोलार मास का यूनिट क्या आएगा? वेरी नाइस, देखो बे, मास का यूनिट क्या रहता है? ग्राम्स। समझ में आ रहा है? एंड ग्राम ऑफ हाउ मच क्वांटिटी? मोल क्वांटिटी, 1 मोल क्वांटिटी। तो ग्राम पर मोल मतलब क्या? पर मोल कंपाउंड, दीज मेनी ग्राम्स आर देयर। समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है। एंड उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब अभी तो देखा नहीं है, देखेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इन रिलेशनशिप टू समथिंग, बराबर है कि नहीं? ठीक है। इसका यूनिट क्या था? यूनिटलेस था। ये अभी तक हम लोग ने पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो आम हो गया है, गाम और राम देख लेते हैं। चलो भाई,
तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राम एटॉमिक मास। तो चलो लिखना स्टार्ट करो, ग्राम एटॉमिक मास गाम। आज न्यू स्टूडेंट कौन कौन है? 1 2 दिख रहे हैं मेरे को, 2 जन दिख रहे हैं, और कोई है? हाँ 2 जन, तुम हो और कोई नहीं है, 3 ही जन है ना? ओके। ऑनलाइन में कोई न्यू स्टूडेंट है? हैंड रेज करो। ऑनलाइन में आज ज़्यादा लोग दिख रहे हैं मेरे को। ओके चलो, हैंड रेज होने तक हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास, अब तुम लोगों को ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखो मतलब फॉर एग्जांपल तुम लोगों को दिया रह सकता है एग्जाम में ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम, ठीक है? देख बे, 1 ग्राम ऑफ एटम बोला है क्या? नहीं। और कभी भी तुम लोग ग्राम पूरा लिखते हो क्या? अगर 1 ग्राम एटम लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 ग्राम एटम? ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है इसमें ना, ये बहुत ईजी लगता है, क्वेश्चन भी ईजी ले रहता है, बट इतने फालतू मिस्टेक के लिए मार्क्स जाते हैं। ये 1 ग्राम, ग्राम समझ में आता है ना, 1 ग्राम एटम है, बट पूरा जब ग्राम लिखा रहेगा ना 1 ग्राम, और ये ऐसे भी नहीं लिखते, ये ऐसे लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ एटम, समझे कुछ ना? बट ये क्या लिखा है? सिर्फ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, ये ग्राम एटॉमिक मास वाला मीनिंग हो गया। 1 ग्राम एटम का मीनिंग होता है 1 मोल एटम, समझ में आ रहा है? एंड 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच? 6.022 इंटू 23, समझे कुछ? वैसे ही तुम लोगों को, अब हम लोग एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं बट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर ऐसे दे दिया, अब ये 1G, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे लिखा है क्या बे? नहीं। मतलब ये मास है क्या? नहीं। तो ये पूरा ग्राम लिखा रहेगा तो इसका मीनिंग क्या होने वाला है? 1 मोल। इसका मीनिंग क्या होगा? ये देखो भाई, ये इतने छोटी से वर्ड प्ले की वजह से तुम्हारे मार्क्स चले जाते हैं, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है। ये हो गया ना, 1 मोल आ गया, तुम लोगों को कुछ निकालने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अगर तुम लोगों को दिया 1 ग्राम आयंस, तो 1 ग्राम आयंस का मीनिंग क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ आयंस। ये समझे? ठीक है। रिवीजन में एक छोटी सी चीज रिवाइज करना रह गई, मैं वापस ऊपर जाऊँ थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है। अब देखोगे, हम लोगों ने लास्ट टाइम में ना और एक चीज पढ़ी थी, चार्जेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चार्जेस और मास। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पार्टिकल, उसका मास और उसका चार्ज, सिंबल अभी के लिए नहीं करते, चलता है। ठीक है। मास और चार्ज ये दोनों चीजें वैसे तो दिए रहते हैं एग्जाम में। ठीक है। हम लोग के पास 3 पार्टिकल्स है। कौन से 3 पार्टिकल रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्रोटॉन का चार्ज प्लस, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻⁻³ 31 kg, विच इज वेरी स्मॉल। इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किए थे। एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। समझ में आ रहा है कुछ? नेक्स्ट, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? 1 AMU। ये दिख रहा है क्या? 1 AMU। इधर किधर तो लिखा था, गायब हो गया, चलता है। तो 1 AMU, समझ में आ रहा है? एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज जो है वो सेम टू सेम रहता है। कितना रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चार्ज को 1E क्या बोलते हैं? एग्जाम में ये 1E लिख के आएगा और नीचे लिखा रहेगा मीनिंग कि 1E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दिया रहता है कि नहीं दिया रहता? दिया रहता है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन जितना, कितना रहता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज कॉल्ड एज 1। व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आ रहा है कुछ? इसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया था, अभी डिराइव करने का टाइम नहीं है, बट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कुछ आती है 96,487 या ऐसे कुछ, तो मुझे याद नहीं है वो एग्जैक्ट वैल्यू, बट अपने को भी याद रखने की नहीं है, एग्जाम में दी रहती है। कूलम। समझ में आ रहा है? इसको राउंड ऑफ करके हम लोग कितना करते हैं? 96,500 कूलम। ये याद रखने की नहीं, ये याद रखना है। तो 96,500 इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? एंड दिस चार्ज इज कॉल्ड एज, वेरी नाइस, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है डिफरेंट? ऊपर देखो, सेम। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे है तो 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज भी कितना रहेगा? 1 फैराडे, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम रहता है। फॉलो कर पा रहे हो? ठीक है। नए बच्चे थोड़ा सा फास्ट लगेगा बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है। अब इधर आते हैं,
मुझे बताओ तुम लोगों को 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, इधर तक कुछ भी डाउट? पक्का ना? ओके, तो अब ज़रा हम लोग 1 ग्राम एटम की बात करते हैं, ठीक है? बात मतलब सिर्फ मोलार मास निकालना है, मोलार मास यहाँ पे सबको निकालने आता है, ठीक है? ओके, तो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। कार्बन का मोलार मास 12 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का मोलार मास 1 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का मोलार मास 14 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मोलार मास 16 ग्राम पर मोल, Na का मोलार मास 23 ग्राम पर मोल, ठीक है? Cl का मोलार मास 35.5 ग्राम पर मोल, सल्फर का मोलार मास 32 ग्राम पर मोल, ठीक है? ये हम लोगों ने पहले सॉल्व किया है, तुम लोग अभी वापस सॉल्व करने वाले हो सब जन, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये हम लोग एटम पढ़ रहे हैं ना, उसमें क्या ही तुम लोग सॉल्व करोगे, एटम का तो वो गिवन रहता है हमेशा। अगेन एग्जाम में ये वाली दी रहती कि नहीं रहती? दी रहती है, समझ में आ रहा है? तो एटम्स पढ़ रहे हैं, एटम्स का हमेशा दिया रहता है, तो एटम एंड उसका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? चलो वही वैल्यू यहाँ पे छापनी है। चलो हीलियम, हीलियम का किसी को याद है क्या मोलार मास? नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में दिया रहता है, बट किसी को अगर याद होगा, नहीं याद है, 4, कितना रहता है? 4, इसका यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल का मीनिंग समझ में आ रहा है? पर मोल मतलब क्या? पर मोल ऑफ हीलियम, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर? 4, समझे? तो अगर मैंने 1 मोल हीलियम एटम एक बलून में घुसेड़ दिए तो बलून का मास कितने से बढ़ेगा? 4 ग्राम से बढ़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना? तो क्वेश्चन कैसे देंगे कि देयर इज अ बलून हैविंग 1.6 ग्राम मास इन विच 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम इज एडेड। समझ में आ रहा है? अब जो गधा बच्चा रहेगा वो क्या करेगा? 1.6 + 1, वह नहीं समझा, मैंने बाद में बताया था ना, वो ग्राम, वो तुम लोग ग्राम वाला ग्राम समझते, समझ में आ रहा है? तो आंसर का लिख के आ जाओगे 2.6 ग्राम, ये सही, मतलब देखो ना इजी क्वेश्चन लग रहा है ना बहुत, बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं। तो 1 ग्राम एटम मतलब हाउ मच? 1 मोल एटम, एंड हीलियम का मोलार मास कितना रहता है? 4, तो 1 मोल हीलियम का मास कितना आएगा? 4 ग्राम, समझे कुछ? तो 1.6 + 4, तो आंसर होगा 5.6, समझे? इतना फालतू क्वेश्चन आ सकता है, वो वर्ड प्ले करेंगे तभी, समझे? आता है तुम लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन में दूंगा, मतलब जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? अब नियॉन, नियॉन का मास 20 ग्राम पर मोल, ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है? सल्फर अभी लिखा था, कितना आता है? 32 ग्राम पर मोल, ठीक है? पोटेशियम 39 ग्राम पर मोल, ये सब एग्जाम में दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है? दिया रहता है, ठीक है? वो डिराइव करेंगे। नए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ये जो 3 लेक्चर से बैठ रहे हैं उनको भी नहीं आएगा सॉल्व करने, अगर आ गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है? देखते हैं। चलो पहली बात तो ये ग्राम एटम, ये वर्ड क्यों आया, ठीक है? और एवोगैड्रोस नंबर तुम लोगों ने देखा है ना, बहुत बार यूज किया। एवोगैड्रोस नंबर कितना रहता है? 6.022 × 10⁻²। ये कहाँ से आया वो हम लोग डिराइव करने वाले, समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। लास्ट टाइम तो हम लोगों ने 1 किलो का क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रॉन का, याद है? सेम क्वेश्चन, ठीक है? बट अभी 1 किलो नहीं, 1 ग्राम। ध्यान दोगे, क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? गिवन दैट 1 proton is equal to 1 AMU. 1 AMU is equal to how much? 1 into वेरी नाइस, ठीक है? पहली बात, सबसे पहले यूनिट सेम कर लेने के साला, ठीक है? अपने को किस में पूछा है, कितने ग्राम के लिए पूछा है? 1 ग्राम। और प्रोटॉन का मास किस में दिया है? केजी में। तो पहले यूनिट चेंज कर लो। क्या करोगे? किसने से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 ग्राम्स। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻3। 1000 के ऊपर 3 शून्य आते हैं ना, 10⁻3 ग्राम्स। आंसर कितना आएगा? 10⁻,
-24। तो 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU एंड 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच। मुझे बताओ ये नंबर अगर तुम लोगों को एक्चुअल में 10 तक तो कभी यूज भी नहीं किया ना तुम लोगों ने, बट अगर एक्चुअल में यूज करने बोलते तो ईजी जाता क्या अभी तक का? कभी नहीं ना, बहुत टीडियस नंबर है, समझ में आ रहा है? तो एवोगाड्रो ने क्या सोचा, इसको ईजी करेंगे, समझ पा रहे हो? अब ईजी करने के लिए 1 AMU को हम लोग AMU यूज करते हैं क्या? तो उन्होंने क्या सोचा, हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, उधर ही क्वेश्चन में लिखा है क्या यूज करते हैं, 1 ग्राम क्या यूज करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ये 1 AMU का चक्कर छोड़ देते हैं और डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स है वो उन्होंने निकालने का सोचा। ठीक है, निकाल के देखो, ये 10 बलून्स करस्पॉन्ड्स टू ₹50। ठीक है, तो लेट्स से 250 बलून्स कितने के, ठीक है, ऐसे में क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। इतना याद रखना, बलून के नीचे बलून आना चाहिए, रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आना चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब यूनिट सेम रहने चाहिए। तो ये 250 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर 50 के साथ मल्टीप्लाई करने का, ये 10 को नीचे डिवाइड कर देने का, क्या हो जाएगा 250 इंटू 50 अपॉन नीचे डिवीजन में क्या आ गया 10, ये 0 0 कट 5 इंटू 250। तो वही मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, 1 प्रोटॉन corresponds to this much, 1 proton this much। तो 1 ग्राम will contain how many protons? ये लिख दो, एटलीस्ट लिखने। देखो भाई, 1 प्रोटॉन corresponds to 1.67 into 10 raised to minus 24 grams। Then 1 gram will correspond to how many protons? समझे कुछ? ये अपने को नंबर ढूंढना है, यूनिट्स सेम रहने चाहिए। उधर मैंने बोला ना बलून के नीचे बलून आना चाहिए, वैसे ग्राम के नीचे ग्राम आना चाहिए, समझे? अब क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 इंटू 1 और ये 1.67 नीचे, 1 इंटू 1 1, डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन 1.67 को क्या लिखने का 5 इंटू 10 रेज टू माइनस, समझे कुछ? ये डिवीजन के डिवीजन में ये ऊपर लेके जाओ तो ये क्या बनेगा, और ये क्या है, ये यूनिट सेम रहेगा, मतलब ये प्रोटॉन्स का नंबर देगा। यूनिट हमेशा सेम रखो भाई, एक के नीचे एक। गलती से तुम लोगों ने 1 ग्राम यहाँ पे लाया, गलत, ठीक है? अब ये 5/3 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 3/5 इंटू 10 रेज टू माइनस 24 नीचे था, 10 रेज टू माइनस 24 ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा 10 रेज टू प्लस 24। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी ग्राम्स, 1 ग्राम्स, समझा? नाउ नेक्स्ट, 5 का टेबल सबको आता है, 5 zeros कुछ नहीं आएगा, मतलब 30 हो गया, 5 6 30 इंटू 10 रेज टू 24 प्रोटॉन्स। पॉइंट शिफ्ट करने आता है तुम लोगों को, तो ये पॉइंट एक जगह से इधर लेके गया मैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू 23 प्रोटॉन्स। दिस इज योर आंसर। मैंने क्या बोला, समझा? ये कौन सा नंबर है, ये एवोगाड्रोस नंबर है, समझ पा रहे हो कुछ? अब ये एग्जैक्ट एवोगाड्रोस नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो किया है वो राउंड ऑफ किया है, 5/3 लिया है ना भाई, 1.67 नहीं लिया है, समझ पा रहे हो कुछ? थोड़ा सा राउंड ऑफ करने की वजह से ये 19-20 हो जाता है, ठीक है? एग्जैक्ट वैल्यूज जब हम लोग पुट करेंगे तो अपने को एग्जैक्ट आंसर आता है, जो अपने को अभी के लिए रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, वो 0.022 चलता है, समझा कुछ? तो ये ग्राम एटॉमिक मास का तुम लोगों को मीनिंग समझा क्या? ग्राम एटॉमिक मास मतलब तुम लोग जब किसी भी AMU को, मतलब 1 AMU को अगर मैं 1 ग्राम में कन्वर्ट करने जाऊँ तो उसमें हमेशा कितने पार्टिकल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू, जो कि 1 मोल के हैं। अगर यहाँ पे 2 AMU भी रहता तो 2 AMU को कितने ग्राम में कन्वर्ट करूंगा मैं, 2 ग्राम्स। 12 AMU को 12 ग्राम्स, 32 AMUs को, समझे कुछ? AMUs को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना होगा तो उस मास को बोलते हैं ग्राम, किधर गया मैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? इतना डेफिनेशन तुम लोगों को कुछ भी काम की है क्या? तुम लोगों को सिर्फ एक ही काम का है, गिवन मास अपॉन मोलार मास, समझे कुछ? ग्राम एटॉमिक मास इज मोलार मास ना भाई, ठीक है? ओके, ये सब सिर्फ समझाने के लिए भाई, ये तुम लोग बाद में भूल भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूलाज याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने आनी चाहिए, थियरी कोई पूछता नहीं है, तुम लोगों को लिख के आने का, ये सब तुम लोगों को MCQ स्टिक करके आने, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों को मैथ्स टू मैथ ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन तो मैं थियरी ना पढ़ाऊँ फिर भी आएगा ना भाई, यूनिटरी मेथड यूज़ करने आनी चाहिए सिर्फ, समझ पा रहे हो? और ये इतना ना बताते भी तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नाउ लास्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें भी अननेसेसरी की मतलब थियरी है, बट ठीक है, चलो। तो हेडिंग डालना रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है? राम,
पहली बात रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका मीनिंग क्या है? तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इन रिलेशनशिप टू सम अदर सब्सटेंस, ठीक है। मतलब ये तुम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत बार करते हो। देखो भाई, तुम लोगों ने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या जिसे हम लोग वेइंग बैलेंस, तराजू बोलते हैं? देखा, ये भाजी वाले के पास रहता है, सब्जी वाले के पास, बराबर है। अब यहाँ पे समझो कि तुम लोगों ने कोई आटा वाटा खरीदा है, इसका मास देखना है, तो इस तरफ क्या रखते हैं हम लोग? वेट रखते हैं, बराबर। लेट्स अज्यूम 1-1 किलो के वजन रखने स्टार्ट किया, ठीक है। 1 किलो, 2, 3, 4, कितना मास हुआ इसका? 4 किलो मास हुआ। इस मास को क्या बोलने का? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मास ऑफ दिस फ्लावर, ठीक है। हाँ, वो आएंगे ना, रुको। तो इन रिलेशनशिप टू दिस वेट्स, समझ में आ रहा है कुछ? तो इसके रिलेशन में, मतलब इसका मतलब ये आटे का मास इस वेट्स के रिलेशन में कितना आया? 4, समझे कुछ? मतलब 4 वेट्स मिलके ये एक आटा बनेगा, गेटिंग इट? ठीक है। अब अपने को ये आटा वाटा काउंट करना है क्या पे मास निकालने का? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास का मीनिंग समझा? पक्का श्योर हो? ओके। अब मेरे को बताओ, मुझे आटे का मास निकालना है क्या? नहीं, मुझे किसका मास निकालना है? अबे जल्दी वो तो बोलो, किसका मास निकालना है? एटम्स का मास निकालना है। समझ में आ रहा है कुछ? अब एटम्स का अगर मास निकालना होगा तो पहले तो मैंने यहाँ पे 1 kg के मास रखे थे ना बे, मतलब यूनिट मास रखा था। एटम्स में यूनिट मास किसका रहता है? यूनिट मास समझ में आता है? यूनिट मतलब 1, तो एटम्स में यूनिट मास किसका रहता है? हाइड्रोजन। किसका रहता है? अरे हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूँ। हाइड्रोजन का मास कितना रहता है? तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं? हाइड्रोजन। क्या रख सकते हैं? हाइड्रोजन। समझे कुछ? लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे कोई एक एटम लिया, ठीक है। लेट्स से ये है लिथियम। क्या है? अब लिथियम का मैं वजन करने वाला हूँ। लिथियम का वजन करते वक्त मुझे लगा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, 6, 7। कितने हाइड्रोजन लगे? तो व्हाट इज द मास ऑफ लिथियम इन रिलेशनशिप टू हाइड्रोजन? समझा कुछ? दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास इन रिलेशनशिप टू व्हाट? हाइड्रोजन। समझे? बट एक बात में दिक्कत आ गई, हम लोग प्रैक्टिकली हाइड्रोजन को यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे बताओ? पहली बात तो साला गैस है, रखेंगे तो उड़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है कुछ? तो तुम लोग इसको एक्चुअली में वेइंग में यूज कर पाओगे क्या? दूसरी बात, ये एक्सप्लोसिव है। सुना है कभी हाइड्रोजन एक्सप्लोसिव है? तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे? ऐसे बहुत बड़े बड़े मस्त बलून्स रहते हैं, अचानक से एक चिंगारी जलती है और सब ब्लास्ट हो जाता है, सब कुछ हिल जाता है, कैमरा वैमरा। देखा है क्या? नहीं देखा है? आज सच्ची नहीं देखा है? इंस्टाग्राम देखते नहीं हो क्या? मतलब रील्स वील्स नहीं देखते हो? अरे देखने का, टाइम पास करने का थोड़ा सा। तो आज घर करके चेक करना हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजन, ठीक है? मजा आ जाएगी, मतलब स्वाद आ जाएगा। तो बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं भाई, मस्त वाले एक्सप्लोजन होते हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, ये कैसे बनाने का बाद में तुम लोगों को बताऊंगा, घर पे जाके ट्राई करना। तो बट तो मुझे बताओ, यहाँ पे ये अगर एक्सप्लोड होगा तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा? ये यूज़ करते वक्त हाथ कांपते हैं अच्छे के, मतलब जब कभी रिसर्च में भी यूज़ होता है ना, हाइड्रोजन गैस बहुत संभाल के यूज़ करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें लेने पड़ते हैं। तो ये चलेगा क्या अपने को? नहीं। तो अपने को कुछ तो स्टेबल चाहिए, जो उड़े ना। पहली बात तो गैस है, उड़ जाती है। दूसरी बात क्या हो रहा है? एक्सप्लोसिव है, फट सकती है। तो अपने को कुछ स्टेबल चीज़ चाहिए थी। तो स्टेबल हम लोगों ने क्या सोचा? हाँ, क्या यूज़ किया? कार्बन। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? पहली बात तो कार्बन फटता है क्या? कार्बन नहीं फटता। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, ये कार्बन जो है वो सस्ता है। कोयला, कार्बन मतलब क्या? सस्ते में मिलता है ना बे, तो सस्ती चीज़ है, प्लस फटती नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? कार्बन। बट कार्बन में दिक्कत आती है। कार्बन में दिक्कत क्या है? कार्बन का मास कितना है? 12। कितना है? 12। समझे कुछ? तो इसका मास है 12, अपने को कितना चाहिए था? तो 12 को कितने से क्या करूँ तो ये 1 बनेगा? 12 से डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा 12 से? अरे मैंने क्या बोला समझा? तो हम लोग 1/12 ऑफ कार्बन 12 लेते हैं, तो ये 12 कैंसिल होता है और इसका आंसर कितना हो जाता है? समझा कुछ? ये डिफरेंस ये तो देखा होगा ना, 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये तुम लोगों ने स्कूल में रटा होगा मेरे ख्याल से, कभी समझा नहीं होगा। ये समझा मैंने क्या बोला? तो ये 1/12 से डिवाइड क्यों करते समझा? 1/12 से डिवाइड करने के बाद इसका मास कितना होगा? 1 होगा। एंड अपने को फिर वो कोरिलेट करने में ईजी जाता है, ठीक है? तो राम की डेफिनेशन Rn is equal to mass of atoms upon mass of
1/12 ऑफ कार्बन 12, ये समझे, ठीक है। अब थोड़ी सी थियरी वापस, बस ये इतना ही है और कुछ नहीं। अब मेरे को बताओ इसका यूनिट क्या है बे, ऊपर मास नीचे मास, यस ये ऊपर ग्राम्स नीचे ग्राम कैंसिल आउट हो गए, यूनिटलेस क्वांटिटी, समझे कुछ, ऊपर नीचे मास मास है ना बे, तो इसका यूनिट हो जाता है यूनिटलेस। इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है, ये सीईटी या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है। हवा आ रही है, ठीक है, लेट्स से ऐसे 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 हवा जा रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर या फिर सैंड उठाई और मैंने ऐसे सैंड उड़ाई, कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, हवा, मतलब इस डायरेक्शन में। अब उड़ते ही वो ऐसे शिफ्ट होगी कि थोड़े टाइम के बाद शिफ्ट होगी, सैंड है ना सैंड, तो सैंड उड़ा के देखना, अभी आज जाना जो भी बाजू में है ना इधर से, ठीक है, जाना तो टाइम पास करके आना, बाद में 2 साल नहीं जा पाओगे, तो उड़ाते ही वो ऐसे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। उसी बदले बाद में मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया, अब वो पत्थर को मैंने फेंका, अब वो फटाक से शिफ्ट होगा गया ना, अभी उसको शिफ्ट होने में थोड़ा सा, और वो थोड़ा कम शिफ्ट होगा, देख दे सैंड उड़ते ही ऐसे जुक गायब हो गई, बट पत्थर जब मैं फेंकूंगा थोड़ा आगे जाएगा और थोड़ा सा शिफ्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे डिविएशन। क्या बोलेंगे, कौन ज़्यादा डिविएट हो रहा है, जिसका मास बहुत कम है या जिसका मास बहुत ज़्यादा है ना। सैंड फटाक से डिविएट होती है, उसी बदले पत्थर थोड़ा दूर जाके डिविएट होता है। मैंने क्या बोला, इधर तक समझा, तो वही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे, हेवी चीज़ें जो है वो लेट डिविएट होंगे, ठीक है, यही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। देख बे, हम लोग एक ना इलेक्ट्रॉन गन लेते हैं, क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन गन, इसको डालते हैं कार्बन के ऊपर, किसके ऊपर, अब ये कार्बन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन जाके इसके इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और ये दोनों ऐसे कपल बन के निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कपल बोलते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वो वाला कपल नहीं है, हंसो मत। तो अब इसके बाद देखो, ये रिस्क कर रहा चलेगा ना, इसके बाद ये कार्बन को हम लोग पास करते हैं मैग्नेट की तरफ से, समझ में आ रहा है, मैग्नेट में 2 पोल रहते हैं, एक रहता है नॉर्थ, दूसरा रहता है साउथ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है बाय द वे, तो एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाला, कार्बन से नेगेटिव चार्ज निकाला, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्जेस जो है ना, चार्जेस ये मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट होते हैं, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, स्कूल में पढ़ा होगा। अब कार्बन का मास कितना है बे, 12। अब ये 12 वाला मास लेट्स से कि आगे ऐसे गया 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 और ऐसे डिविएट हो गया, समझे कुछ, फिर बाद में मैंने एटम चेंज कर दिया, लेट्स से मैंने एक छोटा सा एटम ले लिया, ये समझाना पहले वाला पार्ट। अब मैंने एक छोटा सा एटम लिया, छोटा सा एटम मतलब लेट्स से हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया, अब हाइड्रोजन कार्बन विच वन इज स्मॉलर, तो हाइड्रोजन जल्दी डिविएट होगा या लेट डिविएट होगा, तो ये साला ऐसे कांटेक्ट में, मैग्नेटिक कांटेक्ट में आते ही चिपक गया। मैंने क्या बोला समझा, तो मुझे बताओ कार्बन के कंपैरिजन में तुम लोगों का हाइड्रोजन ये छोटा एटम है, मतलब लेस मास वाला है कि मोर मास वाला है, ज़्यादा मास वाला है, समझा मैंने क्या बोला। उसी बदले बाद में तुम लोगों ने सल्फर लिया, सल्फर का मास रहता है 32। अब मेरे को बताओ सल्फर, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर निकाला, अब ये जब आगे जाएगा तो ये जल्दी डिवेट होगा कि बाद में होगा, हाँ क्योंकि ये हेवी है ना बे, तो ये ऐसे दूर जाके डिवेट होगा, समझ में आ रहा है कुछ। और उस डिविएशन के रेशियो से, मतलब भाई ये 12 इधर अपना 12 सेट हो गया, ठीक है, ये अब समझ लो 1 अपने को पता था, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी चीज़ों के मास निकालते जाते कि भाई थोड़ा सा एक और हो गया, ये 2 होने के लिए इतना जाएगा, 3 होने के लिए इतना जाएगा, 4 होने के लिए इतना जाएगा, इधर 32 आ गया फिर, ठीक है। ये सब तुम लोगों को याद रखना है क्या, नहीं, तुम लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एज, समझा। रिलेटिव मास में कोई डाउट, राम का फॉर्मूला क्या रहता है, मास ऑफ एटम अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन 12, समझा कुछ, डाउट, ओके चलो। अब हम लोग पढ़ने वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चलो मॉलिक्यूल्स, हेडिंग डालना मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार शॉर्ट में। मॉलिक्यूल्स देखो, when 2 or more atoms, when 2 or more atoms, when 2 or more atoms
combines when two or more atoms combines in a definite ratio, in a definite ratio, in a definite ratio they form molecules. In a definite ratio they form molecules. In a definite ratio they form molecules. हो गया? समझाइए? ओके. अब मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले एटॉमिसिटी. ये सुना होगा ना तुम लोगों ने? नहीं सुना होगा तो अभी लिख दो. नंबर ऑफ एटम्स in a molecule is called as atomicity. Number of atoms in a molecule is called as atomicity. Molecules atomicity. ठीक है. H2 में कितने एटम्स हैं? 2. H2O, CH4, H2SO4 कितने हैं? 7. ओके. C6, H12O6 24. Very nice. KCl dot MgCl2 dot 6H2O. नहीं 23 करेक्ट आंसर है. अब देखो क्या यहाँ पे पहली बात तो KCl में कितने एटम्स? 2. MgCl2 में 3. वाटर में 3. कितने वाटर है? 6. इसके एडिशन 18. 18 प्लस 3 21. 21 प्लस 2 समझा क्या? ठीक है. एक लास्ट एग्जांपल जो तुम लोग खुद से करोगे. हाँ, बाय द वे दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैर्नलाइट. ठीक है. इस कंपाउंड का नाम रहता है कैर्नलाइट. ये सब तुम लोगों को आगे जाके पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी. नेक्स्ट इज K2SO4 डॉट NH4 twice SO4 डॉट 24H2O. ठीक है. इसको सॉल्व करो आराम से, सब जन सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके दिखाओ. देखो पहले तो K2SO4 में काउंट करना, तुम लोगों को आंसर आएगा 7. ये SO4 में सिर्फ SO4 एक S 4 ऑक्सीजन कितने हो गए? 5. NH4 में कितना है? 5. 5 कितने बार है? ये 2 बार है. समझा कुछ? तो ये 10 हो गया. डाउट. ये कितना वाटर का? 3. कितने वाटर है? 24. 24 3 सा 72. समझे कुछ? तो 7 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 72. गलत लिखा है क्या? 94 आएगा. तो 96 क्यों आ रहा है बच्चों को? अच्छा हाय. तो 96 कैसे आया तुम लोग को फिर? 94 ही आ रहे. 94 आ रहे. ओके 94 आ रहे हैं आंसर. सॉरी. तो आंसर इज 94. हम्म 94. मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने ये 2 को अलग से 2 ले लिया. क्या पता जो कुछ है. नहीं तो क्या गलती हुई? नहीं बराबर तो किया है तूने सब कुछ. एडिशन किया है इसकी वापस? अच्छा ठीक है चलो. हाँ तो छोटी मोटी कुछ मिस्टेक हो गई रहेगी. ओके हो गया ये. अब देखो मैं
इसमें वापस 3 चीज़ें पढ़नी है अपने को, ठीक है। पहले मॉलिक्यूलर मास, ये देखो भाई मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मोलार मास मतलब क्या, मास ऑफ 1 मोल। मोलार मतलब 1 मोल, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझा पहले, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का मास। इसमें भी वापस 3 चीज़ें आती है, एक आता है एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, इसको क्या बोलेंगे फिर हाँ बाय द वे एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास किसमें लिखेंगे, इसका यूनिट क्या रहेगा, AMU। वेरी नाइस, ठीक है। सेम टू सेम बेस में वापस में पढ़ाऊंगा नहीं, अभी सेम रहने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलेंगे GMM। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। एंड उसके बाद थर्ड वन इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM, एंड दिस थिंग इज यूनिटलेस। वेरी नाइस। चलो ज़्यादा नहीं, 1-2 एग्जाम्पल्स ही करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल उसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पहला सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, H2O। बताओ बे, H2O का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन 2, 1 ऑक्सीजन 16, 2 + 16 18। तो AMM क्या हो जाएगा, 18 AMU। यहाँ पे यूनिट चेंज होगा सिर्फ, ग्राम एटॉमिक मास में क्या होगा, 18, वेरी नाइस, ग्राम पर मोल। एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ओनली 18, यूनिटलेस। इसके ऊपर एग्जाम में आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है, वैसे तो आने के चांसेस भी नहीं है, समझ में आ रहा है। तुम लोगों को हमेशा सिर्फ एक ही काम आएगा, ग्राम पर मोल, मोलार मास, ठीक बा, ठीक है। H2SO4। चलो भाई नए लोग सॉल्व करेंगे, पुराने वाले भी इसको सॉल्व करेंगे, आंसर पता होगा फिर भी। H2SO4, H = 1, S = 32 एंड O = 16। करो ये। हाँ बाय द वे AMU को अभी क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, U बोलते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो U बोलते हैं, करो। कुछ लोग ऐसे मजबूरी में मुंडी हिला रहे हैं। कोई नहीं, एग्जाम में 1 मिनट के अंदर आंसर निकालना है, तो इतना तो फास्ट रहना ही चाहिए। करो करो। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना मेरे को। 122.5 AMU, बाकी ग्राम पर मोल एंड जस्ट 122.5। लास्ट CH3 डैश, ये एग्जांपल लिया है क्या, C डबल बॉन्ड OH नहीं लिया होगा शायद से। करो चलो। यस अमोक, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है तुम्हारा, ये करेक्ट है। ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान दो। KClO3 तक होपफुली आया होगा, जिन लोगों को नहीं आया वापस एक बार ये KClO3 भी दिखा रहा हूँ। देखो पोटेशियम इज 39, Cl इज 35.5, ऑक्सीजन इज 16, एक ऑक्सीजन 16 तो 3 का होता है 48। बाकी एडिशन करनी है, एडिशन आ जाएगी ना बे। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, समझे कुछ। एक कार्बन का 12 मैंने लिख के नहीं दिया क्योंकि ऑलमोस्ट सब एलिमेंट यहाँ पे है, कार्बन 12 तुम लोगों को पता होगा। एक कार्बन 12, 2 कार्बन
हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? हाँ 4 है, 4 टोटल 4, तो 1 हाइड्रोजन 1, 4 का 4, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, तो 1 का 16, 2 का 32, आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पे 60 mu 60 ग्राम पर मोल 60 यूनिटलेस। समझा? देखो बस मॉलिक्यूल्स के बारे में इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन हम लोग और आगे करेंगे, बट अभी के लिए समझने जितना इतना ही था। इधर तो कोई डाउट? तुम लोगों को एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पता है क्या बे? चलो बताओ मेरे को, कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है? क्योंकि एटम मॉलिक्यूल तो हो गया ना, अभी एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में देखते हैं। एलिमेंट, पहले डिफिनेशन लिख दो। चलो, एलिमेंट, when a substance is present in its purest form, when a substance is present in its purest naturally occurring form, it is called as an element. Its purest naturally occurring form, it is called as an element, ठीक है, it is called as an element. Next, point number 2, compound. When two or more elements combines in a definite ratio, when two or more elements combines in a definite ratio, two or more different, लिखोगे बीच में different elements, two or more different elements combines in a definite ratio, it is called as compound. When two or more elements combines in a definite ratio, it is called as compound. ठीक है, चलो मैं, तुम लोग सेग्रीगेशन करोगे, मैं मतलब ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, समझे? चलो भाई, एटम मॉलिक्यूल नहीं है, एलिमेंट और कंपाउंड, ऐसे टिक मारने का, ठीक है। देखो मतलब H2 इज एलिमेंट और कंपाउंड, हैंड रेस करना है, एलिमेंट वाले, कंपाउंड वाले। अब तो देखो भाई, ये प्योर है, प्योर मतलब क्या? तो इट इज जस्ट मेड अप ऑफ H, समझे क्या? इसे बोलते हैं प्योर, डाउट। तो ये प्योर है, तो इसको क्या बोलने का? एलिमेंट या कंपाउंड? एलिमेंट, इट इज नॉट अ कंपाउंड, समझे? बट उसी बदले अगर मैंने H2O दे दिया, कंपाउंड, बिकॉज नाउ इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको क्या बोलने का? कंपाउंड। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैं एटम और मॉलिक्यूल घुसेड़ देता, तो H2 इट इज एन एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, समझ पा रहे हो? एंड H2O एटम या मॉलिक्यूल? ये भी मॉलिक्यूल है। वो ऐड कर दूं क्या मैं? चार्ट्स कर देते हैं, फिर भी कुछ लोगों को तो दिक्कत रहेगी। ये सिंपल चीज़ है, बट फिर भी किसी ना किसी को ये मतलब बेसिक चीज़ें भी डाउटफुल लगती है, तो ऐड करते हैं। तो H2 एटम या मॉलिक्यूल? H2 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। चलो अब नेक्स्ट, हीलियम, एलिमेंट या कंपाउंड? एलिमेंट, प्योर है ना बे, तो इट इज एन एलिमेंट। एटम या मॉलिक्यूल? वेरी नाइस, अकेला है ना भाई, इसलिए दुकेला होता तो मॉलिक्यूल बोलते, ठीक है। CH4 एलिमेंट या कंपाउंड? कंपाउंड। एटम या मॉलिक्यूल? O2 एलिमेंट या कंपाउंड? हैंड रेस करना, एलिमेंट वाले, कंपाउंड वाले, ओके। प्योर है, समझ में आ रहा है, तो इट इज एन एलिमेंट। एंड मॉलिक्यूल समझ में आता होगा अभी सबको, एटम मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। O3 सोच के बताना भाई एकदम अच्छे से, O3 एलिमेंट या कंपाउंड? वेरी नाइस, एलिमेंट है ये, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, भले 3 हो या 10 हो, सिर्फ ऑक्सीजन है ना भाई, तो इट इज कॉल्ड एज एन
एलिमेंट एंड इवन इट इज अ मॉलिक्यूल। अब मेरे को बताओ तो दीज टू आर कॉल्ड एज O2 एंड O3, ये दोनों एलिमेंट है, डैश ऑफ ईच अदर। जोर से बोलो, किसी ने तो बोला। आइसोटोप्स क्या बोलते हैं इनको, सुना है क्या बे? कार्बन के आइसोटोप्स कौन से रहते हैं? हाँ अच्छा तो रुको, मैंने गलत लिखा, हाँ तुम सही बोल रहे हो। दीज टू आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। तुमने आइसोटोप बोला, मैंने भी आइसोटोप पकड़ लिया, सॉरी। दीज टू आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से रहते हैं? डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन, यस समझा कुछ। चारकोल वही, मतलब वो भी एक कार्बन का टाइप हो गया, सही बोल रहे हो। एलोट्रॉप से ये सारे के सारे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया। एलोट्रॉप सुना है ना। इन दोनों को, पहले वाले O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन गैस। डिफरेंस समझा कुछ? पक्का पक्का। ओके नेक्स्ट, लेट्स से वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ SO2, एलिमेंट या कंपाउंड? कंपाउंड, बिकॉज इसमें सल्फर आ गया। एटम या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल। कर दे रहा हूँ मॉलिक्यूल में टिक, ठीक है बस हो गया ना, मतलब आइडिया आगे रहेगी। ये चारों में कभी डिफरेंशिएट करने में गड़बड़ नहीं करोगे ना। अभी समझ में आ गया? पक्का पक्का। आगे बढ़े या छोटा सा ब्रेक चाहिए? 5 मिनट हो गए। अब यहाँ पे हेडिंग डालना आयंस, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ आयंस, दो टाइप के आयंस रहते हैं। एक रहता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा रहता है पॉजिटिव चार्ज वालों को क्या बोलते हैं? कटायन। क्या बोलने का? एंड नेगेटिव चार्ज वालों को? तो देखो बे, कटायन कब बनते हैं? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इनमें से इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड एंड अनायंस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इज एडेड। समझा कुछ? ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तुम लोगों को चार्ज के बारे में पता है वैसे, मुझे बताओ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कितना रहता है? 1 फैराडे। वेरी नाइस। एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स? पता है ना ये? ओके। अब क्वेश्चन इज, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया है ऐसे मेरे ख्याल से क्वेश्चन। फाइंड चार्ज ऑन, किया है क्या? फाइंड चार्ज ऑन थ्री मोल Na प्लस, ठीक है। Na के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है? प्लस चार्ज या प्लस रहे या माइनस रहे, अपने को उससे कुछ मतलब नहीं है। उसका हमेशा वैल्यू कितना रहेगा? 1 फैराडे या फिर 96500। समझ में आ रहा है? बट कितने अमाउंट के लिए? 1 मोल के लिए। अब मेरे को बताओ 1 मोल प्लस चार्ज है क्या? नहीं। कितने मोल प्लस चार्ज है? नहीं समझा? समझा नहीं? रुको देखो, ध्यान दो पहली बार, फिर भी समझ लो। तो Na को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं? 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसमें कोई दिक्कत? तो देख बे, एक Na में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वैसे 1 मोल Na में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इन डाउट। अब 1 मोल में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने मोल Na है? तो 3 मोल में से भी कितने निकलेंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझे? वापस एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दो। इसकी ट्रिक याद है क्या किसी को? ट्रिक पढ़ाई थी क्या करने का? वेरी नाइस। नंबर ऑफ मोल्स को चार्ज से मल्टीप्लाई करने का, जो आंसर आएगा उतने फैराडेज। खत्म, ये ट्रिक थी। फिर भी एक बार देख लो भाई, और एक एग्जांपल करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज 2 मोल Ca2+, ठीक बा। व्हाट इज द चार्ज ऑन 2 मोल Ca2+? ऐसा अगर क्वेश्चन आया, कितना आएगा? करेक्ट है, वेरी नाइस। अब जरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मेरे को बताओ कैल्शियम को +2 में कन्वर्ट करना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालूं? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? ये इतना बेसिक सबको आता है ना?
पक्का। लास्ट बेंचेस Ca2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आंसर ले रहे हो मतलब लिख रहे हो तो चलेगा, नहीं तो ध्यान दो। तो एक कैल्शियम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो मेरे को बताओ एक मोल कैल्शियम में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 मोल निकलेंगे। अरे एक में से 2 तो एक मोल में से 2 मोल, समझा क्या? पक्का पक्का। एक मोल में से 2 मोल निकलते हैं। मुझे क्वेश्चन में कितने पूछे हैं? 2 मोल। तो 2 मोल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4 फैराडे। समझे कुछ? तो ट्रिक क्या है भाई, ये 2 को इस चार्ज के साथ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करने का, दैट विल गिव अस आवर आंसर। समझा? पक्का? ओके। नेक्स्ट थर्ड, फाइव 5.4 मोल, चलो ठीक है, 5.4 मोल Al3+। अब पूरा सॉल्व करते बैठोगे क्या? ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ना मैं नंबर वाइज, तो क्या करने का, मोल्स को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई, पूरा सॉल्व मत करना। 0.4 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 16.4, नहीं क्या 2 ना फैराडे। समझे? फोर्थ, लेट्स से 3 मोल, नहीं 3 मोल हो गया ना साला, 4 मोल Cl-। अब माइनस हो या प्लस हो बे, चार्ज माइनस या प्लस उससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हाँ याद नहीं है, प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है, ठीक है, अमाउंट सेम रहेगी। तो 4 इंटू 1 4 फैराडे, प्लस माइनस नहीं लिखना है बे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग मैनर में आया था, मैं इजी फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ठीक है, सब जन अच्छे से करेंगे। फाइंड द चार्ज required to convert 5 mole Mn+7 to Mn+2। अभी तक पढ़ाया नहीं है ये, अगले साल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अगले साल क्यों, इस साल भी रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, बट रेडॉक्स रिएक्शन में भी ये वाला नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो, ये बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, 11th के बच्चों ने सॉल्व किया है, ठीक है, तो देखते हैं। करेक्ट है, नाइस, ट्राई करो, नहीं आया तो अगले साल ये आराम से पूरा चैप्टर है। करेक्ट है। अरे ऑनलाइन के बच्चों का ध्यान ही दे रहा हूँ मैं। चलो ऑनलाइन बताओ आंसर, हाँ करेक्ट आंसर है, करेक्ट। किसने बताया? आ रहे क्या? क्यों हुआ ये? देखो मैं बताता हूँ, बताऊँ? ये देखो भाई, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग था। पहली बात तो ये क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं दिया था, इधर दिया था MnO4- 2 Mn2+। समझे? तो ये ऑक्सीड, ये जो चार्ज है ना Mn के ऊपर का, वो तुम लोगों को निकालने पड़ता है। ये कैसे निकालते हैं वो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी के लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन दिया है। तो ये जेई का ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सिंपल करके दिया है। देखो पहली बात, नहीं दिखेगा ये कलर, Mn+7 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 5 लगेंगे। समझा क्या ना? एक Mn को 5, मतलब 1 मोल को 5 मोल, तो 5 मोल को ना, अबे 1 को 5, 5 को 25 मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो 1 से डिवाइड तो करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझा? फास्ट हो रहा है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 मोल इलेक्ट्रॉन। 25 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स हाउ मच चार्ज? 25 फैराडे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है, वो अगले साल हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये तुम लोगों को पीवाई किस चेक करोगे तो मोल कंसेप्ट में नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है उसमें मिलेगा। अभी के लिए मैंने पढ़ा दिया तो बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालना आता है यहाँ पे सबको? अब देखो हेडिंग डालो,
हेडिंग डालना एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जिन लोगों को पहले से आता है, अमुक करेक्ट आंसर था। जिन लोगों को पहले से आता है वो आंसर ना दे, मतलब पहले से लेक्चर जो बैठा है। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए। ठीक है, तुम लोग को एवरेज निकालने आता है ना, चलो देखते हैं कितनों को आता है। तो देखो भाई, दो बच्चे हैं, एक है राम, दूसरा है यस। ये स्कूल में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार किए रहेंगे ना भाई। दोनों की एग्जाम ली गई, क्या ली गई, एग्जाम। ठीक है, और दोनों के कुछ मार्क्स है। ठीक है, राम को मिले 50 में से 20 मार्क, कोई दिक्कत, एंड अपने शाम को मिले 50 में से 30 मार्क्स। व्हाट इज देयर एवरेज? 25 आता है सबको ये निकालने। तो एवरेज इज 20 प्लस 30 अपॉन आंसर इज, इसमें कोई दिक्कत, पक्का ना? ओके, अब एक एक स्टूडेंट ही इंडिविजुअल, पूरी क्लास है। ठीक है, एक है क्लास ए एंड दूसरी है क्लास बी, समझा? क्लास ए में कुछ अच्छा नंबर बताओगे? इसको अच्छा बोलते हैं क्या भाई? कौन था वो चमार में 40? हाँ नहीं कुछ तो मतलब ऐसे 40-50 ऐसे कुछ तो बताओ। अबे यार कौन है ये वापस 44 वाला? 50, इसको अच्छा नंबर बोलते हैं। 50 गुणाकार भागाकार सब कुछ इससे इजीली होता है सालों। हाँ था, कौन था वो 44 वाला? कौन था? क्यों भाई इतना क्यों 44 से मोहब्बत है? अच्छा बक। अब एंड क्लास बी को 100 बच्चे करते हैं। चलो नहीं 100 नहीं, साला बहुत बेकार नंबर हो जाएगा। 60, हाँ ठीक है, चलो 60। ठीक है, अब मार्क्स की बात आई। देखो 50 के 50 बच्चों ने एक सेम एग्जाम दी, 50 के 50 ने कॉपी की। सबको मार्क्स कितने हैं कॉपी करके? 50 में से 20। कुछ काम का नहीं था, मतलब समझ में आ रहा है? हंसो मत, एक टाइम के बाद तुम्हारी भी यही आने वाली हालत। तब मैं हंसूंगा। और उसके बाद ये 60 बच्चे, 60 के 60 बच्चों ने सेम टू सेम क्या किया? कॉपी किया। कॉपी करके इन सबको मार्क्स कितने हैं? 30। व्हाट इज द एवरेज? हाँ व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 क्लासरूम्स? बताओ बे। अरे तुम लोग हाँ 25 इतना है तो बोल सकते हो ना? नहीं गलत है, बट वो तो बोल सकते थे ना, गलत आंसर भी क्यों ना हो, बट वो बोल सकते थे। 25 बोल सकते थे क्योंकि तुम लोगों को अभी तक पढ़ाया है कितना? हाँ हो सकता है, बट तो पहले अटेंड किया ना लेक्चर, तो तुमने चीटिंग की। अब उसको पता है पहले से कैसे ढूंढते हैं। अब मैं सिखाता हूँ, देखो ध्यान दो ध्यान दो। एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला रहता है टोटल क्वांटिटी अपॉन इट्स टोटल यूनिट्स। इसका मीनिंग बताता हूँ। पहली बात अपने को एवरेज किसका निकालना है? मार्क्स का, मतलब जो ऊपर क्वांटिटी रहेगी ना वो मार्क्स रहेंगे, मार्क्स, समझे? तो एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, पहली बात तो टोटल क्वांटिटी। मार्क्स कितने हैं क्लास ए वालों को? 20, एंड एक बच्चे को 20 मार्क्स है। ऐसे कितने बच्चे? तो एक को अगर 20 तो 50 को कितने टोटल हो गए? 1000। समझा कुछ? मतलब 20 इंटू 50, इसमें कोई दिक्कत? प्लस क्लास बी में एक बच्चे को कितना है? तो टोटल कितने हुए? करेक्ट है, अपॉन टोटल यूनिट्स 110। कितने बार मार्क्स काउंट किए? कितने क्वेश्चन पेपर्स थे अपने पास? 50 प्लस 60 बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स थे, यूनिट्स उनका। अरे समझा कितना यूनिट मतलब? समझा कितने पेपर चेक हुए? 110, 50 प्लस 60। नहीं समझा?
ठीक है, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल यूनिट्स, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, इसके हम लोग एक ट्रिक बना के छोड़ देंगे, डोंट वरी। अब आंसर कितना आएगा फिर, ऊपर आएगा 1000 प्लस 1800 अपॉन 110, ये हो जाएगा 2800 अपॉन 110, ये कट कितना आ रहा है आंसर 25 ए विश्वास रख रहा है तुम्हारे ऊपर से, आंसर बताओ 44, ओके ठीक है, 444 को हम लोग 45 नहीं बोल सकते ना, आ रहा है 45 चलता है, वो उतने से 19-20 का चलता है। इसमें कोई दिक्कत, ये आंसर समझा पक्का, वो देखो डिवाइड करके कैल्सी, मतलब एक चमार दूंगा ना बे, एग्जाम में कैल्सी मिलने वाले, देखो क्रॉस चेक किया कितना आ रहा है 45 आ रहा है, तेरा आंसर सही है बे, नाइस। तो 45 समझे कुछ, तो इसमें कोई दिक्कत, अब समझो बे, एवरेज निकालते वक्त है ना, तुम लोगों को एक ट्रिक, सिंपल ट्रिक बना के दे रहा हूँ, ये बहुत सी जगहों पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक इज क्वाइट सिंपल, हमेशा ना 2 डेटा पॉइंट्स दिए रहते हैं, यहाँ पे कौन से 2 डेटा पॉइंट्स है, इतना अच्छा मस्त सुंदर में टेबल बनाया, तो कौन सी 2 चीज़ों के डेटा सेट्स है, स्टूडेंट्स एंड मार्क्स, समझे कुछ। उन डेटा सेट को हम लोग बोल सकते हैं डेटा सेट ए एंड डेटा सेट, तुम लोगों ने स्कूल में एक्स एंड वाई बोला रहेगा, ठीक है। ए का फर्स्ट डेटा सेट उसको बोलूंगा A1, दूसरे डेटा सेट को बोलूंगा मार्क्स वाले को B1 और, समझे कुछ। अब मुझे एवरेज किसका निकालना है, ए का या बी का, बी का निकालना है, अरे मार्क्स का एवरेज निकालना है ना, तो अगर तुम लोगों को ये दिखना नहीं होगा, अगर तुम लोगों को बी का एवरेज निकालना है, बी एवरेज, तो पहले तो दोनों डेटा सेट को मल्टीप्लाई करने का, तो A1 B1 प्लस A2 B2, अगर तीसरा डेटा सेट रहता है A3 B3 तो प्लस A3, एंड अगर B का एवरेज निकालना है तो नीचे A1 प्लस A2, उसी बदले अगर A का एवरेज निकालना रहता तो नीचे क्या आता B1 प्लस, ये एवरेज का फॉर्मूला हर जगह पे काम करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बना के देने का रीजन, इससे तुम लोग, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज, हेडिंग देखो एवरेज एटॉमिक मास, इसी फॉर्मूला को यूज करके तुम लोग निकाल सकते हो एवरेज मोलार मास, इसी फॉर्मूला का यूज करके तुम लोग निकाल सकते हो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज वेपर प्रेशर, बहुत सारी चीजें अपने को एवरेज निकालने के लिए, समझ में आ रहा है, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी चीजें इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, ठीक है। एक क्लास है, क्या हुआ, एक क्लास है, चालू है नहीं, नहीं बंद नहीं किया, डोंट वरी, फैन ऑफ किया, उसका ब्लोअर बंद किया। तो क्वेश्चन लिखना, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। क्लास ए में स्टूडेंट्स है 75 एंड क्लास बी में स्टूडेंट्स है 25, वही तो एक एग्जांपल है अपने पास, एंड इनका मास, क्लास ए के सारे स्टूडेंट्स का मास हम लोगों ने लिया, हर एक का मास सेम टू सेम आया 35 ग्राम, खाना नहीं मिलता बेचारों को, ठीक है, माल न्यूट्रिशन में, एंड क्लास बी के सब स्टूडेंट्स का मास लिया गया, इन सब का मास आया 37, एक स्टूडेंट का, सबका नहीं, एक स्टूडेंट का मास आया 37, समझे कुछ, पर स्टूडेंट, दिस इज पर स्टूडेंट, समझे ना, पर मोल कैसे लिखते हैं, ग्राम पर मोल, वैसा पर स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट इज देयर एवरेज मास, ट्राई करोगे ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके, याद है ना भाई फॉर्मूला क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन A1 प्लस A2, क्योंकि अभी यहाँ पे B हम लोग एवरेज निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो करो, मैं अभी देखो भाई एवरेज मास,
पहली बात, ये अपना A1, ये अपना B1, ये अपना A2, ये अपना B2, समझे? कुछ मास निकालना है तो A1 A2 75 इंटू 35 प्लस A2 B, मतलब B1 B, क्या बोलते हैं, A2 B2 तो 25 इंटू 37 अपॉन, अब मास अगर निकाल रहे हैं तो स्टूडेंट्स का काउंट आना चाहिए नीचे, समझे? कुछ तो नीचे आएगा 75 प्लस 25, एडिशन बताओ भाई, मतलब मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना आ रहा है? 2725 प्लस 2625 925 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 3550 अपॉन 100, आंसर आएगा 35 समझे? कुछ ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में कैसे आया था वो देखते हैं। चलो भी देखो, ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं आया रहेगा ना बे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया था। लिखो, क्लोरीन एग्जिस्ट इन, क्लोरीन Cl, क्लोरीन एग्जिस्ट इन, मम्मी पापा को छोड़ के मत जाना, रहे लेके जाना। कौन है समीक्षा? क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 isotopic forms Cl35 and Cl37। ये 35-37 इनका मास रहता है, समझ में आ रहा है? कुछ ठीक है। विथ हो गया ना गरम, विथ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 25% and 75%, with percentage abundance of 25% and 35%। क्या मतलब? हाँ तो ओके सॉरी, हाँ 75% and 25%, ठीक है। फुल स्टॉप। फाइंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास, फाइंड इट्स एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। क्वेश्चन समझा? तो लोग समझ में आ रहे, नंबर सेम है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक सिर्फ नाम के लिए जो फॉर्मूला बुक्स में दिया रहता है वो लिख दो, ठीक है। ये देखो भाई, ये फॉर्मूला तुम लोगों को ये रखने की ज़रूरत नहीं, वो A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन A1 प्लस A2 या फिर B1 प्लस B2, वो याद रखोगे सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू summation of atomic mass into percentage abundance upon summation of percentage abundance। मेरे को पता परसेंटेज की एडिशन हमेशा कितनी होती है बे? 100, तो ये बहुत सी बार बुक्स में डायरेक्ट अपॉन 100 ऐसे दिया रहता है, बट ऐसे अगर हर एक एवरेज के फॉर्मूलाज बाय हार्ट करते बैठोगे बहुत टाइम जाएगा ना बे। बेटर क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन A1 प्लस A2, खत्म, ठीक है। फिर एक अलग क्वेश्चन करेंगे। अरे हो गया ना, आंसर 35.5 आएगा, सेम नंबर है, ठीक है। ये समझा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 35 37 एंड 75 25, ठीक है, सेम टू सेम नंबर्स। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन देना, लिखना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन is 10.8 gram per mole and it exists in 2 isotopic forms, boron 10 and boron 11. Find percentage abundance of
B10। ये भी क्वेश्चन जे में आया हुआ है, ठीक है, जेई नीट दोनों में आया हुआ है, क्योंकि परसेंटेज अबंडेंस के क्वेश्चंस ही कम है भाई, ठीक है, ओवरऑल इनके क्वेश्चंस बहुत कम है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है बहुत बार। करो। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे वाले क्वेश्चंस तुम लोगों ने मैथ्स में किए हुए हैं, तो मैथमेटिकली इसको सोचो, इसमें केमिस्ट्री कुछ है नहीं। हिंट दूं क्या? अमुक करेक्ट आंसर था, सॉरी मैंने लिखा नहीं था। देखो, जो चीज निकालने बोली है ना उसको लो x, क्या लोगे? x, मतलब क्या निकालने बोले तुम लोगों को? परसेंटेज ऑफ B10 बराबर। देखो बे, देखिएगा ये, तो परसेंटेज ऑफ B10 कितना लोगे? x, तो परसेंटेज ऑफ B11 कितना लोगे? अब दो अननोन्स लोगे, करेक्ट, तो कैसे होगा ना बे, दो अननोन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, डेटा एक ही है, तो टोटल परसेंटेज कितना रहता है? 100। तो लेट्स से कि अगर ये 20% आया तो ये कितना होगा? 80%। अगर ये 40% आया तो ये कितना होगा? ये अगर 60% आया तो ये कितना होगा? 40। तो ये कितना लोगे? 100 माइनस, समझे क्या? B10 B11 x 100 माइनस x, क्या करना है? क्या निकालना है? ओके, अब एवरेज के लिए अपना फॉर्मूला पता है ना बे, एवरेज इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 अपॉन A1 प्लस A2। एवरेज कितना दिया? 10.8, ये यहाँ पे 10.8 लिख दो। A1 कितना है? A1 कितना है? 10 है, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये 10 लिख दो। अब A1 अगर 10 लोगे तो वो मास है, इतना याद रखना, समझे कुछ? और ये भी एवरेज मास ही है, समझा कुछ? तो तुम्हारा नीचे A1 नहीं आएगा, मतलब तो B1 आएगा, समझे कुछ? तुम लोग अगर, रुको मैं इधर पुट करता हूँ, क्यों वो बताता हूँ। अगर मास को तुम लोग यहाँ पे A1 ले रहे हो तो ये दूसरा मास क्या हो जाएगा? A2। तो ये तुम्हारा x क्या हो जाएगा? B1, और ये 100 माइनस x क्या हो जाएगा? B2। समझ में आ रहा है? एवरेज मास अगर निकाल रहे हैं और मास को अगर A बोला तो जिस चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं उसकी अपोजिट वाली चीज़ नीचे आती है। ये ट्रिक के रूल्स समझ में आ रहे हैं? पक्का? करो, चलो अभी सब खुद से सॉल्व करो, वैल्यूज पुट करो सारी की सारी। हो गया? नाइस। देखो भाई, फास्ट एकदम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 11, बातें मत करो भाई, 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन B1x प्लस 100 माइनस एक्स, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। ये 100 को इस तरफ लेके आ जाओ तो तुम लोगों को मिलेगा 100 इंटू 10.8 विच इज 180। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10x प्लस, ये बातें मत करो, 11x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1100 माइनस 11x, समझे कुछ? 10x माइनस 11x माइनस x, माइनस x इस तरफ लेके आ जाऊंगा, x ये उस तरफ लेके जाऊंगा तो 1100 माइनस 1080, समझा क्या? ऑलमोस्ट सबका हो गया था 80-70% का, तो मैंने फास्ट कर लिया। इसका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। बट ये हमेशा करना थोड़ा सा इजी नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझा कुछ? तो इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है नंबर लाइन मेथड। क्या बोलने का उसको? अब नंबर लाइन मेथड कैसे सॉल्व करते देखो बे, ध्यान दो, मस्त ट्रिक है। तुम लोगों ने पीछे वाली एसी बंद कर दिया है क्या बे? कूलिंग बहुत ही कम हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोगों को? गर्म होने लग गया मेरे को। घर पे से एक ब्लैंकेट लाने का वे, नहीं तो स्वेटर पहन के आने का। इधर बाहर पहले से बहुत गर्मी है, हीट वेव्स चालू है, मेरे को गर्म होता है, ठीक है। इधर तो किस किस को ठंडी होने लग रही थी? तुमने तो पहले से स्वेटर पहन के आए हो ना, मैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के आने के, ऐसे इधर तक ऐसे, और ऐसे वो कान टोपी रहती है ना हाँ बराबर, टप्पू के दादा, ठीक है वैसे।
अब ट्रिक, नहीं कूलिंग मस्त रहनी चाहिए, पढ़ने में मज़ा आता है, जिसको नींद आती है वो भी सो मस्त पाता है, समझ में आ रहा है मतलब। ठीक है, अगर किसी को नींद आई, गर्मी में नींद नहीं आएगी ना अच्छे से, इसलिए तुम्हारा भी मैं सोचता हूँ। अब ट्रिक देखो, ट्रिक एकदम सिंपल है, नंबर लाइन मेथड बनानी है। ठीक है, अब नंबर लाइन मेथड ऐसे रहती है, ए देखो ऊपर जो ट्रिक बताई थी, ये जो ट्रिक है दोनों डिफरेंट है। उसमें जो ए था इसमें वो ए नहीं है, समझा। अब नंबर लाइन मेथड जो है ना, वैसे एक नंबर लाइन बनाने की। अब देख बे, एवरेज हमेशा दो नंबर्स के बीच में रहता है। लेट्स कॉल दोज नंबर्स ए एंड बी, कोई दिक्कत? ए एंड बी, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ए और बी क्या है? क्वेश्चन लिखा है ना बे, हाँ 10 एंड 11 ना, 10 एंड 11 के बीच में एवरेज था, अरे समझा। तो ऊपर वाले में 10 एंड 11 ये अपने एवरेज के नंबर्स थे। इन दोनों का एवरेज किधर तो बीच में आता है, किधर भी आ सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये एवरेज इधर है, पकड़ लो। एक्चुअल में टेक्निकली स्पीकिंग वो एवरेज ऊपर वाले क्वेश्चन में एवरेज कितना आया था? 10.8 किसके नज़दीक है? 10 के या 11 के? तो 11 के नज़दीक लिखते चलो, तो ये एवरेज है। समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा? समझा ना? एवरेज दो नंबर के हमेशा बीच में आता है। तो तुम लोगों को 10 और 11 का एवरेज कभी 44 मिल सकता है क्या? नहीं, ये 44 तो चश्मा देख रहा है तो नहीं मिल सकता। नहीं तो उधर फेवरेट क्या वो कौन सा था, रेसर था ना, मोटो जीपी, नहीं चलता ना, वही ना, उसी का है ना, वो फॉर्मूला 1 का है। अच्छा वो 96 है ना, मोटो जीपी वाला 96 नंबर वाला है, वो 46। अच्छा हाँ, इतने बाजू बाजू वाले नंबर याद नहीं रहते मेरे को। अब यहाँ पे अरे देखो उनका डिस्कशन कैसे गहन हो गया बाद में लेक्चर के बाद। अभी यहाँ पे अभी एवरेज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अपने को एवरेज किसका निकालना था, सॉरी परसेंटेज किसका निकालना था? 10 का निकालना था, बराबर। तो सुनो बे, ट्रिक एकदम सिंपल है, परसेंटेज ऑफ ए, समझा, 10 का निकालना था ना, इज इक्वल टू एवरेज माइनस बी। अगर ए का परसेंटेज निकालना है तो माइनस बी, अगर बी का परसेंटेज निकालना होगा तो माइनस, ऊपर वाले ट्रिक जैसा, अपॉन ए माइनस बी। परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या रहता है? ये ऐसे दंडियों का मॉड। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या रहता है? पॉजिटिव आएगा सब, क्योंकि परसेंटेज हमेशा प्लस में रहता है ना बे। तो गलती से अपने को माइनस आंसर आया तो भी प्लस लिखने का, समझे कुछ? ये फॉर्मूला को अप्लाई करो और B10 का मतलब इसका फॉर्मूला देखो, मैं ही करके दिखाता हूँ, बाद में दूसरा क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को देखो बे, परसेंटेज ऑफ 10 B10, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज कितना है अपना 10.8 माइनस बी कितना है अपना अपॉन 10 माइनस 11 इंटू 100। 10.8 माइनस 11.2 मतलब माइनस 0.2, बट वो 0.2 ही आएगा। तो 0.2 अपॉन 10 माइनस 11 1 इंटू 100 इंटू 0.2, अभी बोलो 20%। समझे कुछ? मेरे को बताओ, ऊपर का इतना रामायण करने के बदले इसमें अगर साला एक नंबर आगे पीछे हो गया, एक प्लस का माइनस हो गया, खत्म ना। बट ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है, दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है कुछ? होपफुली करो। एक क्वेश्चन दूं? हाँ करोगे करोगे, ट्रिक से ही करना। हो गया लास्ट का आज का क्वेश्चन। चलो बाद में तुम लोग भी फ्री, 4:30 बजने आ गए ना, बहुत पढ़ लिया ना हम लोगों ने, समझ सकता हूँ मैं, शक्लों से ही समझ में आ रही तुम्हारे, बट समझ में आ रहा है ना, तो वैसे इजी लग रहा है ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, ऐसे दिक्कत भरा है, बट एक पॉइंट के बाद ये इजी लगेगा, डोंट वरी। थोड़ा टाइम जाने दो, पहले 1-2 चैप्टर हो गए ना तो मस्त है केमिस्ट्री। उसके बाद इनऑर्गेनिक तो और मस्त है, ऑर्गेनिक तो वाह वाह।
सब दारू गांजा सब कुछ पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। हाँ हाँ, वो सिलेबस में अपने भाई मैं ही पढ़ाऊंगा, बताऊंगा तुमको तभी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या, अरे सच्ची, ओके। अब थैंक यू। अब तो क्वेश्चन इज, भूल गया चाय के इसमें क्या था, हाँ, एन एलिमेंट एक्स exist in two isotopic form। ये x करके कोई एलिमेंट है ही नहीं यार, ये जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया ऐसे पकड़ लो तो x22 and x28 if average atomic mass of x is 24, find percentage of x22 in nature, in nature, समझे। चलो जल्दी जल्दी नंबर लाइन बनाओ, सब जन नंबर लाइन बनाएंगे, बिना नंबर लाइन के कोई सॉल्व नहीं करेगा। अभी तक क्लास छूटी नहीं है। अब a और b, यहाँ पे अपने a और b कौन से नंबर्स हैं, 22 and 28। व्हाट इज द एवरेज, 24। अब तुम लोगों को परसेंटेज ऑफ a ही पूछा है ना, a पूछा है, तो परसेंटेज ऑफ a मतलब क्या है, x 22, समझे कुछ, इज इक्वल टू एवरेज माइनस b अपॉन a माइनस b इंटू 100। एवरेज माइनस b कितना हो जाएगा, 24 माइनस 28 4 अपॉन टोटल 6 इंटू 100, 2 2 जा 2 3 जा, समझ में आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 0.667 इंटू 100, तो आंसर आएगा 66.67%, समझे कुछ। ये 666 रिकरिंग में है ना बे, तो इसलिए वो 66.7 के बदले 66.67, समझा, कोई दिक्कत, पक्का ये समझ में आ रहा है। ये धीरे धीरे ऐसे ट्रिक्स अगर होते जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।